भारत में राष्ट्रवाद का आज हम लोग पार्ट 4 स्टार्ट करने वाले हैं। और पिछले क्लास में हम लोगों ने जाना था कि जो असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी ने स्टार्ट किया था उसके कैसे अलग अलग मायने लोगों ने लिए थे। तो उसमें से हम लोगों ने पहला पार्ट पिछले क्लास में कर लिया था, जो कि है अवध के किसान। आज हम लोग करेंगे आदिवासी और बागान मजदूर जो थे उनके अनुसार जो असहयोग आंदोलन था उसके क्या मायने थे। लिखते हैं। नाइनटीन 1920 ईस्वी में आंध्र प्रदेश में जो गुडेम पहाड़ियों पे रहने वाले जो जनजाति रहते हैं, जो आदिवासी रहते हैं, वो गुरिल्ला युद्ध स्टार्ट कर देते हैं। अब गुरिल्ला युद्ध क्या होता है? ये एक तरीके का छापेमारी वाला युद्ध होता है। इसमें ऐलान नहीं किया जाता कि किस समय युद्ध लड़ा जाएगा या फिर सामने से युद्ध नहीं किया जाता है। ये दुश्मनों की छावनी में क्या करते हैं, अचानक से रात में आ जाएंगे और तबाही करके अचानक से ये निकल जाते हैं। इसको कहते हैं गुरिल्ला युद्ध। क्या होता है आंध्र प्रदेश में? आंध्र प्रदेश का गुडेम पहाड़ी इलाका जो है वहां पर 1920 में गुरिल्ला युद्ध स्टार्ट हो जाता है। और ये कैसा युद्ध है? छापेमारी वाला। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि ये जो विद्रोह था ये क्यों स्टार्ट किया गया था। तो इसके दो रीजंस हैं। सबसे पहला तो रीजन क्या है कि जब अंग्रेज यहाँ पर आते हैं तो जितने भी जो वन वाले क्षेत्र हैं उसको क्या कर देते हैं कि एक तरीके से जो वहां के जनजाति हैं जो उस इलाके में रहते हैं और जंगल से अपना जीवन यापन करते हैं, उनके घुसने पर पाबंदी लगा दिया जाता है। तो अब जो आदिवासी थे जो कि वहां से जड़ी बूटी वगैरह प्राप्त करते थे उसे बेचते थे, जो पत्ते होते थे उससे दोने बनाकर बेचते थे, तो इनका थोड़ा बहुत जो कह सकते हैं आय का स्रोत हो जाता था। तो अब ना तो ये जलावन की लकड़ी इकट्ठा कर सकते हैं, ना इनके जो मवेशी हैं, जो जानवर हैं, उनको चरा भी नहीं सकते। तो पहला तो रीजन ये हो गया। अब इन्हें क्या लग रहा है आदिवासियों को कि हमारे जो परंपरागत अधिकार है कि हम लोग जंगल से जुड़े हैं, हमारे बाप दादाओं ने जंगल का प्रयोग किया है और बहुत अच्छे तरीके से उन्हें रखा है, उनका दोहन नहीं किया है। तो इस प्रकार से जो परंपरागत अधिकार हैं वो भी हमसे छीन लिए जाएंगे। तो हम लोग पहला पॉइंट लिखते हैं। कारण जो था इस युद्ध का पहला था अंग्रेजों द्वारा जंगल घुसने पर पाबंदी, जिससे क्या हो जाएगा, जो भी जलावन की लकड़ी है, इसके अलावा मवेशी चारागाह जो था बंद हो गया। क्या लग रहा है आदिवासियों को कि इनके जो परंपरागत अधिकार हैं उनका हनन किया जा रहा है। और एक क्या पॉइंट हो सकता है इसी में? इनकी जो रोजी रोटी है वो भी छिन गई। जो जंगल की सामग्रियों का प्रयोग करके ये पैसे जुटाते थे वो भी क्या होता है, बंद हो जाता है। अब सेकंड पॉइंट क्या होता है कि जो सरकार है जो कि सड़क निर्माण करवा रही है आसपास के इलाकों में, वहां पर इन जनजातियों को, इन आदिवासियों को फोर्स किया जाता है कि आप इन सड़क का निर्माण में हेल्प कीजिए और बदले में आप लोगों को वेतन भी नहीं मिलेगा, बेगारी करनी पड़ेगी।
तो ये हो जाता है सेकंड पॉइंट। तो सड़क निर्माण में बेगारी करने पर मजबूर। इससे क्या हो जाता है, बगावत स्टार्ट हो जाती है। एक तो हमें जंगल में घुसने नहीं दिया जा रहा है, दूसरा हमसे जो काम लिया जा रहा है, जबरन काम लिया जा रहा है, बदले में हमें वेतन भी नहीं प्रदान किए जा रहे हैं। तो इस प्रकार से गुरिल्ला युद्ध होता है और इस युद्ध का जो नेतृत्व करते हैं, जो नेता हैं, उनका नाम है अल्लूरी सीताराम राजू। ठीक है, ये एक बड़े दिलचस्प व्यक्ति थे और इनका खुद का दावा था कि इनके पास चमत्कारी शक्तियां हैं और जो बंदूक की गोलियां हैं वो भी इनको नहीं छू सकती है। और ये महात्मा गांधी के सिद्धांतों का सपोर्ट करते थे। क्या कहते थे कि शराब जो है उसका प्रयोग हमें बंद कर देना चाहिए और खादी का प्रयोग स्टार्ट करना चाहिए। लेकिन इनके असहयोग के क्या मायने थे? इनका यही मानना था कि केवल अहिंसा के बल पर हम लोग अंग्रेजों से निजात नहीं पा सकते हैं, हमें उसके लिए उग्रता लाना होगा, हमें हिंसा चाहिए। तो इस तरीके से ये इनके जो मायने थे वो दिए गए हैं। तो नेतृत्व कौन कर रहे हैं? अल्लूरी सीताराम राजू। इनका क्या दावा था कि इनके पास चमत्कारी शक्तियां हैं। समर्थन किस चीज का करते हैं ये? खादी का। और विरोध शराब। ठीक है, गांधीवादी विचार से ये प्रभावित थे, लेकिन पूरी तरीके से नहीं। इनका क्या मानना था कि हिंसा करके ही, हिंसा के बल पर अंग्रेजों से निजात पाया जा सकता है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे कि इसका परिणाम क्या होता है। ठीक है, तो पुलिस थानों पर मिलकर ये लोग हमला करते हैं और जो भी होता है लूटपाट किया जाता है और इनके जो अधिकारी होते हैं, इनको जो ब्रिटिश अधिकारी होते हैं उनको मारने का प्रयास किया जाता है इन आदिवासियों के द्वारा। और इसका अंत कैसे होता है कि 1924 में जो अल्लूरी सीताराम राजू होते हैं उनको फांसी दे दी जाती है। परिणाम पुलिस चौकी पर हमला हो जाता है। अधिकारियों को मारने की कोशिश। और इसके साथ ही 1924 ईस्वी में जो राजू रहते हैं
अलूरी सीताराम राजू, इनको फांसी दे दी जाती है। ठीक, तो इस तरीके से ये जो आदिवासी थे उनके स्वराज के क्या मायने थे। तो नॉर्मल सा बात है कि जंगल पर हमें प्रवेश करने दिया जाए, उनके संसाधनों का प्रयोग करने दिया जाए, हमसे बेगारी नहीं कराई जाए, ये सब इनके मायने थे। अब हम लोग थर्ड आते हैं कि बागान के जो मजदूर थे वो किन चीजों से पीड़ित थे और उनके लिए जो आंदोलन था उसका क्या मायना था। बागान मजदूर, ठीक है। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कि एक एग्रीमेंट किया गया था, सॉरी एग्रीमेंट नहीं था, इनलैंड एमिग्रेशन एक्ट। ये क्या था जो कि इन मजदूरों पर लागू किया गया था। तभी बाकी चीजें क्लियर होंगी। ये एक्ट लागू किया गया था 1859 में। तो इस एक्ट के तहत जो मजदूर होते थे इंडिया के, उन्हें दूसरे देशों में बागानों में लेके जाया जाता था और उनसे काम कराया जाता था। इस एक्ट के तहत जो चार दीवारी है, जो बागान है, उससे मजदूरों को बाहर निकलने की इजाजत नहीं थी और कभी कभी ही, बहुत विरले ही इन्हें इजाजत लेनी पड़ती थी, तब जाकर इन्हें इजाजत मिलती थी बाहर निकलने की। ये इतना सख्त रूल था कि इन्हें अपने जो गांव है, जो ये छोड़कर आए हैं, अपने परिवार को छोड़कर आए हैं, उनसे ये संपर्क भी स्थापित करने इन्हें नहीं दिया जाता था। तो ये एक्ट था। तो बागान के अंदर ही रह सकते थे ये, और बाहर निकलने के लिए विरले ही इन्हें इजाजत मिलती थी। ठीक है, अपने गांव से संपर्क बंद। मतलब इतने साल तक इनके परिवार में क्या हुआ, कैसे हुआ, इन्हें कुछ भी जानकारी नहीं मिलती थी। तो इन्हीं सब चीजों से जो बागान के मजदूर थे वो बहुत त्रस्त थे। तो इनके आजादी के क्या क्या मांगे थी। सबसे पहले तो इन्हें चार दीवारी से निकलने दिया जाए, ठीक है। और सेकंड चीज क्या थी कि इनका जो गांव है, इनका जो फैमिली है, उससे संपर्क स्थापित करने दिया जाए। पहला कि इन्हें चार दीवारी के बाहर निकलने की अनुमति मिले, या फिर हम लोग कह सकते हैं स्वतंत्रता मिले। और दूसरा, अपने गांव से ये संपर्क स्थापित कर सकें। तो ये इनकी मांगे थी। तो अब होता क्या है, अब जब इन बागान मजदूरों को पता चलता है कि असहयोग आंदोलन जो है वो शुरू हो चुका है और फैल चुका है, तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग मिलकर अधिकारियों की बात नहीं मानते हैं। असहयोग के तौर पर क्या करते हैं कि हम लोग अब बागान में काम नहीं करेंगे, और ये लोग झुंड बनाकर बागान से बाहर निकल जाते हैं एज अ विद्रोह। तो ये लोग जब पहुंचते हैं, ऑब्वियस सा बात है कि ये दूसरे देश में है, वहां पर काम कर रहे हैं, तो इन्हें जब जाना है तो उसके लिए स्टीमर, रेलवे जैसे परिवहन साधनों की जरूरत पड़ेगी। तो ये जब वहां पहुंचते हैं तो क्या देखते हैं कि वो जो है, जितने भी मार्ग है उनको बंद कर दिए गए हैं। तो अब ये लोग फंस जाते हैं और वहां के जो पुलिस होते हैं इन्हें पकड़ते हैं और इन्हें काफी पीटा जाता है। और इस प्रकार से इनका जो असहयोग का होता है वो पूरा नहीं हो पाता है। तो रियलिटी में असहयोग का मतलब क्या था आम जन के लिए, कि हमारे जितने भी कष्ट है उससे मुक्ति मिल जाए, इसके बदले हम लोग गांधी जी का सपोर्ट करेंगे। तो जब इन्हें पता चलता है
कि असहयोग आंदोलन जो है वो स्टार्ट कर दिया गया है। तो क्या करते हैं ये, अधिकारियों की अवहेलना करते हैं, उनकी बात मानना बंद कर देते हैं और समूह में बागान से बाहर निकल जाते हैं। अब बात आती है कि अगर ये बागान में काम नहीं करेंगे तो इनकी रोजी रोटी कैसे चलेगी। तो इनका ये भी मानना था कि अब गांधीवाद जो है वो राज स्टार्ट हो गया है, तो इन्हें अपने ही गांव में जमीन दे दी जाएगी। ठीक है, तो इसी भरोसे पर ये लोग अपनी जो नौकरी होते हैं, जो कड़ी नौकरी होती है, उसका ये लोग बहिष्कार करके बाहर आ जाते हैं। क्या मानना था इनका कि गांव में इन्हें जमीन मिलेगी। लेकिन क्या होता है, जितने भी परिवहन मार्ग हैं उनका हड़ताल रहता है और ये रास्ते में ही फंस जाते हैं, जिससे पुलिसों द्वारा पकड़कर इन्हें खूब मारा जाता है। तो आम जनता के मन में असहयोग का अर्थ क्या था, यह आंदोलन क्या करेगा, हमारे कष्ट, दुख, परेशानी जो भी है उनको हट लेगा। दैट्स व्हाई दे वर सपोर्टिंग महात्मा गांधी। अब हम लोग इसका जो भारत में राष्ट्रवाद का जो थर्ड पार्ट है, थर्ड सब पार्ट है, सविनय अवज्ञा की ओर, उसकी ओर चलते हैं। सविनय अवज्ञा की ओर के अंतर्गत हम लोग आज ये सारे पॉइंट्स कवर करने वाले हैं, जो कि है, सबसे पहला होता है कि असहयोग आंदोलन का अंत और कैसे वो सविनय अवज्ञा में चेंज होता है, ये हम लोग आगे जानेंगे। उसके बाद स्वराज पार्टी क्या थी, उसकी स्थापना की गई, क्यों की गई, मंदी का दौर, और उसके बाद साइमन कमीशन। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि असहयोग आंदोलन का अंत कैसे हुआ। तो क्या होता है, जैसा कि हमने पिछले क्लास में जाना था कि किसान जो थे, अवध के किसान कैसे विद्रोह कर रहे थे, आदिवासी कैसे गुरिल्ला युद्ध कर रहे थे, और बागान के जो मजदूर थे उन्होंने किस प्रकार से विरोध किया था। तो ऐसे ही संपूर्ण भारत में अलग अलग जगह बहुत सारे विरोध हो रहे थे। तो महात्मा गांधी को लगता है कि अब ये जो आंदोलन है, जो असहयोग आंदोलन है, वो बहुत हिंसक होते जा रहा है, जान माल की नुकसान जो है वो पैदा हो रही है। और इन्हें ये भी लगता है कि जो सत्याग्रही हैं, जो मेरे साथ चल रहे हैं, उन्हें एक प्रकार के प्रशिक्षण की आवश्यकता है। ठीक है, उन्हें बताना होगा कि किस प्रकार से हमें विरोध करना है बिना जान गंवाए। तो इस प्रकार से महात्मा गांधी इन दो कारणों की वजह से ही असहयोग आंदोलन वापस ले लेते हैं। पहला तो कि हिंसा ज्यादा हो रही है, और दूसरा जो है वो सत्याग्रहियों को प्रशिक्षण की आवश्यकता है। लिखते हैं, तो गांधी जी का क्या कहना था कि जो आंदोलन है वो हिंसक हो चुका है, और दूसरा क्या, जो सत्याग्रहियों को है प्रशिक्षण चाहिए कि किस प्रकार से हमें विरोध करना है। इन्हीं दो कारणों से ये आंदोलन वापस ले लेते हैं। तो ये तो शॉर्ट था। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, स्वराज पार्टी की स्थापना क्या थी, क्यों गठन हुआ, इसके नेतृत्व कौन कर रहे थे। जब असहयोग आंदोलन चला था तो उसमें क्या था
कि कांग्रेस ने जो नागपुर अधिवेशन हुआ था उसमें चुनाव परिषद में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया था। ठीक है, ये क्या था, असहयोग आंदोलन का एक प्रकार से असर था। लेकिन जब असहयोग आंदोलन अब वापस ले लिया गया है तो कांग्रेस फिर से चाहती है कि हम चुनाव परिषद में जाएं और पार्टी में रहकर क्या करें, अंग्रेजों का विरोध करें, उनकी नीतियों का और सुधारों की मांग करें। तो इसके तहत 1919 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत वो चुनाव परिषद में हिस्सा लेना चाहते थे। तो इसके लिए क्या होता है, सीआर दास और जवाहरलाल नेहरू इन दोनों ने मिलकर एक पार्टी का गठन किया जिसका नाम था स्वराज पार्टी। ठीक है, स्वराज नाम से ही लग रहा है ये एक प्रकार से अपने राज्य की, अपने देश की स्वतंत्रता की मांग है। तो असहयोग आंदोलन के दौरान तो चुनाव में हिस्सा नहीं लिया जा रहा था। अब क्या किया जा रहा है, कांग्रेस चुनाव परिषद में रहकर विद्रोह करना चाहता है और इस परिषद में रहकर वो क्या करेगा, ब्रिटिश नीति का विरोध, सुधार की मांग। और इसके लिए 1919 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत ये चाह रहे हैं चुनाव में हिस्सा लेना। इसके लिए क्या होता है, जवाहरलाल नेहरू और साथ में सीआर दास, ये दोनों ने मिलकर स्वराज पार्टी का गठन किया। ठीक है, अब जो थर्ड पॉइंट है वो है मंदी का दौर। देखते हैं, ये भी एक छोटा सा टॉपिक है। ठीक है, 1926 में जो कृषि उत्पाद रहते हैं उनका कीमत गिरने लग जाता है। ठीक है, और 1930 तक जो हालत होता है वो और भी बदतर हो जाता है। तो यहाँ के जो किसान हैं वो ज्यादा फसल निर्यात नहीं करते हैं, बिकॉज क्या है, कीमत जो है वो गिर गई है, निर्यात नहीं किया जा रहा है, तो किसान के पास पैसे नहीं आएंगे, पैसे नहीं आएंगे तो वो जमींदारों को लगान कैसे चुकाएंगे। इस प्रकार से जो ग्रामीण इलाके थे वहां बहुत उथल पुथल चल रहा था और बहुत ज्यादा परेशानी थी। अनाज की कीमत गिर गई। ठीक है, अब जितना पैसा लगाकर फसल को उपजाया जा रहा है उतना भी अगर नहीं मिले तो किसान क्यों बेचे अपनी फसल को। ये बात है 1926 में। और 1930 में क्या होता है, हालात बदतर हो जाता है और इसके साथ ही जो भारत का निर्यात होता है गिर गया। उससे क्या होगा, किसान लगान नहीं चुका पाएंगे, जमीन हड़प ली जाएगी, जिस कारण से ग्रामीण इलाकों में काफी उथल पुथल चल रही थी। ठीक है, हम लोग पढ़ते हैं साइमन कमीशन।
गांव में अपनी परेशानी चल रही है और इधर साइमन कमीशन को बुला लिया जाता है, इसका गठन कर दिया जाता है। और ये भारत में कब आता है? 1928 में। अब ये है क्या? तो ब्रिटेन की जो टोरी सरकार रहती है वो एक आयोग का गठन करती है, कुछ कुछ पढ़े लिखे लोगों को मिलाकर, और ये जो लोगों का समूह होता है ये भारत आता है क्या करने के लिए? या भारत के जो भी लॉ एंड ऑर्डर्स है, ठीक है, उसका वो अध्ययन करेंगे, साथ में सुझाव देंगे कि भारत के लिए क्या सही है क्या गलत है, किस प्रकार से कानून होने चाहिए और ये सब, ठीक है। और इसका जो नेतृत्व कर रहे थे ये जो मंडली थी उसके जो मुख्य थे उनका नाम था सर जॉन साइमन। ओके, इसलिए इसका नाम रखा गया साइमन कमीशन। नाइनटीन 1928 में ये भारत आता है। तो ब्रिटेन की जो टोरी सरकार रहती है क्या कर रही है? एक वैधानिक आयोग का गठन कर रही है जो कि लॉ एंड ऑर्डर्स देखेंगे। भारत के नियम कानून का अध्ययन और साथ में सुझाव, ये इनका काम रहेगा। ठीक है, और ये 1928 में भारत आते हैं और इसका नेतृत्व कौन करता है? सर जॉन साइमन। तो अब जैसे ही साइमन कमीशन इंडिया आता है एक नारा गूंज उठता है, साइमन कमीशन गो बैक, वापस जाओ। तो ऐसा क्यों होता है? तो सबसे पहला बात तो ये जो साइमन कमीशन का गठन किया जाता है उसमें एक भी भारतीय नहीं रहते हैं। तो मतलब भारतीयों के लिए, जो भारत के लिए कानून बनाया जाएगा उसमें भारतीयों को ही भागीदारी नहीं दी गई। मतलब भारत के जो नेता थे एटलीस्ट उनको भी भागीदारी देनी चाहिए थी, क्योंकि भारतीयों को ज्यादा अच्छे से पता है कि हमारे लिए कौन सा कानून सही है, कौन से ऑर्डर सही मायने में हम लोगों के लिए लाभकारी होंगे। लेकिन ये जो पूरा भार था ये दूसरे देश के लोगों को सौंपा गया था। तो आम जनता जो थी वो तो विरोध कर ही रही थी और जो बड़े बड़े नेता थे वो भी विरोध करने लगे। ये उनके लिए एक अपमान की भावना थी कि हमें उसमें शामिल नहीं किया गया है। क्या नारा गूंज रहा है? साइमन कमीशन गो बैक। साइमन कमीशन वापस जाओ। क्यों? इसमें एक भी भारतीय सलाहकार नहीं है। यही बात लोगों को चुभी थी। अब क्या होता है? तो इसका विरोध कौन करते हैं? कांग्रेस और मुस्लिम लीग के जितने भी नेता होते हैं दोनों मिलकर करते हैं। ठीक है, अब विरोध को शांत करने के लिए 1929 अक्टूबर 1929 में लॉर्ड इरविन जो रहता है वो क्या ऐलान करता है कि जो भारत है वो क्या हो जाएगा? डोमेनियन स्टेटस हो जाएगा। सॉरी, स्टेटस नहीं, डोमेनियन स्टेट हो जाएगा। स्टेट्स, ओके। तो डोमेनियन स्टेट्स का मतलब क्या है? तो इसमें क्या हो जाएगा, जो भारत है वो ब्रिटेन का उपनिवेश तो रहेगा
पर ये स्वतंत्र उपनिवेश के रूप में काम करेगा। यानी कि भारत के जो भी कानूनी मामले हैं, संवैधानिक मामले हैं, इस पर जो भारतीय होंगे उन्हीं का अधिकार होगा। लेकिन औपचारिक तौर पर एक जो मुख्य जो व्यक्ति होगी वो कौन होगी? जो ब्रिटेन की रानी या फिर राजा जो भी है वो एक तरीके के यहाँ के मुख्य होंगे। अदरवाइज यहाँ का इनका स्वतंत्र शासन हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ ये एक तरीके से विरोध को शांत करने के लिए कहा गया था। ठीक है, इसको कुछ ऐसा फॉर्मली नहीं बताया गया था, जिस कारण से कुछ लोग जो थे इस चीज को लेकर शक में थे। लॉर्ड इरविन 1929 अक्टूबर में जो भारत रत्न है डोमिनियन स्टेट्स की मान्यता देने की बात करता है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं कहा जाता है कि कितने समय तक, हमेशा के लिए। तो इस प्रकार से एक विरोधी भावना रहती है लोगों के मन में। अब ये डोमिनियन स्टेट्स क्या होता है? स्वतंत्र उपनिवेश। आप लोग ध्यान देंगे यहाँ पे स्वतंत्र देश की बात नहीं कही गई है, स्वतंत्र उपनिवेश की बात कही गई है। यानी ब्रिटेन का उपनिवेश अब भी भारत रहेगा। ठीक है, ब्रिटेन का अब भी अधिकार होगा, बस वो अपने आंतरिक मामले में खुद से सुझाव और मशवरा कर सकता है। और ये भी बात की गई कि संविधान की जो भी चर्चा है उसके लिए गोलमेज सम्मेलन का गठन किया जाएगा। गठन नहीं किया जाएगा, उसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा। वो गोलमेज सम्मेलन इन फ्यूचर में कराया जाएगा। क्या बोला गया, क्या आश्वासन दिया गया कि गोलमेज सभा होगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर एक है जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, ये उग्रवादी नेता थे और इस चीज से ये संतुष्ट नहीं थे और इनकी जगह जो कि मध्य मार्गी नेता थे, जो ज्यादा क्या कहा जाए, जो ज्यादा हिंसा नहीं चाहते थे, ठीक है, लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते थे, वो इस पक्ष में थे। जवाहर और सुभाष चंद्र बोस जी। सपोर्ट नहीं कर रहे हैं इस चीज का। और जो मध्य मार्गी हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन इनका इन्फ्लुएंस कम हो जाता है। यहाँ पे ज्यादा लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं और ये जो है इस डोमिनियन स्टेट का सपोर्ट कर रहे हैं। अब क्या होगा? सितंबर 1929 में जो लाहौर अधिवेशन होता है वहां पे जो कांग्रेस की जो मांग रहती है, क्या मांग रहती है कि पूर्ण स्वराज हमें चाहिए। ठीक है, पूरा हमारा देश जो है हम पर हमारा अधिकार होना चाहिए। इसको फॉर्मली मान्यता दे दी जाती है औपचारिक रूप से। इसलिए जवाहरलाल नेहरू क्या ऐलान कर देते हैं कि 26 जनवरी 1930 को हम लोग स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे। लेकिन जो लोग रहते हैं वो इस बात को ज्यादा वैल्यू नहीं करते हैं। मतलब कौन सी स्वतंत्रता, जब हमारे जो भी दुख हैं, जो भी जनसाधारण के, किसान के, मजदूर के, आदिवासियों के, हमारे जब कष्ट हरे ही नहीं जाएंगे तो इस स्वतंत्रता का क्या मायना रहेगा। तो इसे ज्यादा सपोर्ट नहीं किया गया था। सितंबर 1929 लाहौर अधिवेशन। किसे मान्यता दी गई? जो कांग्रेस है पूर्ण स्वराज की मांग को स्वीकृति दे दी जाती है। और जवाहरलाल क्या ऐलान करते हैं कि 26 जनवरी 1930 को हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे।
लोगों द्वारा इन्हें इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है। ठीक है, तो अब हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे कि महात्मा गांधी ये जो विचार था स्वतंत्रता वाला, इसको कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, कैसे एक नया आंदोलन लाते हैं जो कि है सविनय अवज्ञा, और कैसे इस चीज को जन साधारण में फैलाते हैं, और उनके जो भी दोष हैं, दोष नहीं कह सकते, उनके जो भी दुख हैं, कष्ट हैं, उनको कैसे हल किया जाता है। ठीक है।